Hello everyone, good evening all. I am Naveen Pandit and today I want to upload a video on cadre restructuring in CBIC on behalf of All India Central Excise and Inspector Association. What's the main motive and sole motive of recording this video is to make aware all the officers posted, all the inspectors posted across wherever in India about cadre restructuring. So let's start from very beginning. What is this cadre restructuring? ये cadre restructuring क्या है? What is cadre restructuring? सबसे पहले कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनकी एक हमें हायरार्की समझनी पड़ेगी, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सभी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, लाइक रिवेन्यू है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर विच एवर इज द डिपार्टमेंट, देयर इज ए सिंगल नोडल एजेंसी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट दैट कंट्रोल ऑल द डिपार्टमेंट्स, दैट इज DOPT. Then there are ministries. This is finance ministries, like labor ministry, like whatever, any ministry. Then these ministries are further divided into subdivided into some other departments. We will talk about only finance ministry here, and that is CBDT and CBIC. दिस इज द स्ट्रक्चर. अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है क्या? चेंज जो है, जो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है. जिन्होंने भी सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट के ध्यान में रख के कोई काम किया है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो हमेशा फ्यूचर में मार खाते हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने, DOPT ने एक कैडर रिव्यू का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया. 4th पे कमीशन के बाद ये वो हुआ था. इसमें क्या था? इसमें कैडर रिव्यू का मतलब है कि आपको हर 5 साल में, 5 साल की DOPT ने इसमें गाइडलाइन बांधी कि हर 5 साल में आपको अपने कैडर का रिव्यू करना है पूरे का, कि भाई आज की डेट में इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी मतलब कितना इसमें स्टाफ की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा कैडर है जो स्टैग्नेटेड हो रखा है, जिसको प्रमोशन की ज़रूरत है मोटिवेट करने के लिए, सो डैट ही कैन contribute most of in their duty while discharging their duty. So motivate करना डिपार्टमेंट को, कुल मिला के जो sole purpose of this cadre restructuring in any department is to ensure the growth of this department. Okay, तो अभी कैडर रिव्यू क्या है? हर 5 साल में, 5 years में DOPT ने बोला सबको कि कैडर रिव्यू आपको करना है. इसमें ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D का जो CCA हैं उनके हाथ में है, बाकी सबका मिनिस्ट्री करती हैं जो ग्रुप A पोस्ट हैं. तो हम ग्रुप B पोस्ट में हैं, नॉन गेस्टेड में. तो उसमें हर 5 साल में बोला कैडर रिव्यू करना है. कैडर को रिव्यू किया जाएगा, फिर देखा जाएगा इज देयर एनी नीड टू रिस्ट्रक्चर इट, तब वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होता है. अभी लास्ट मतलब जो लाइक कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपने सुना भी होगा मोस्टली. तो अभी हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. इसकी जो इतिहास रहा है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग्स का अपने CBIC डिपार्टमेंट में, वहाँ से थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं. उसके बाद जो हमारे कैडर के साथ जो इश्यूज़ हैं, कि भाई क्यों एकमात्र ऐसा कैडर है पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी डिपार्टमेंट में कि जिसका सिर्फ एक ही प्रमोशन है, वो 30 से 35 साल की अपनी सर्विस लगाता है, टैक्स को मतलब कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेट करता है, इतनी मेहनत करता है, और सिर्फ एक प्रमोशन है. ये सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में है, किसी भी और किसी कैडर के साथ कभी ऐसा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है. तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर क्या सोल्यूशंस हैं, उन सब पे हम आज चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पे थोड़ा जाएंगे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की. जब डिपार्टमेंट में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हुई, उससे पहले मतलब कुछ नंबर ऑफ पोस्ट होती थी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय ग्रुप एंड अनदर स्पेशल ग्रुप. तो वो मैं भी बताऊंगा आपको. लाइक ग्रुप B के कुछ पोस्ट होती थी. ये फर्स्ट पोस्ट इज सब इंस्पेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट CBIC, ठीक है. सेकेंड पोस्ट इज इंस्पेक्टर. थर्ड पोस्ट इज डेप्यूटी superintendent, and then fourth post is superintendent, ठीक है. ऐसे इधर भी पोस्ट होती थी. ये दिस इज फॉर ग्रुप A, एंड लाइक असिस्टेंट कलेक्टर, which is now
यूज टू से एज असिस्टेंट कमिश्नर। ऐसा माना जाता है कि एक इसके बाद एडिशनल कलेक्टर की पोस्ट होती थी, उसके बाद फिर एक कलेक्टर की पोस्ट होती थी, फिर चीफ कलेक्टर की पोस्ट, और जो अपना मेंबर, चेयरमैन, ये सब पोस्ट ऐसे रहती थी। अभी जैसे जैसे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग से आगे आगे आई, जैसे जैसे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हुई, तो आप देखना मतलब क्या हुआ, उसमें डिपार्टमेंट को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि भाई कुछ पोस्ट की नीड नहीं है अभी। लाइक पहली कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में क्या हुआ, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को यहाँ से हटा दिया गया। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर के बाद एक नॉन फंक्शनल ग्रेड पे डेप्यूटी कलेक्टर बना दिया गया, जिसको आज डेप्यूटी कमिश्नर बोलते हैं। नॉन फंक्शनल मीन्स इसमें क्या है, आपका सीट के ऊपर मतलब प्रमोशन डिपेंड नहीं होता, इसमें आपका एक टाइम बाउंड होता है कि इतने साल के बाद आपकी हो ही जाएगी, ग्रेड पे चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर के बाद आगे की जो रिस्ट्रिक्शन आई उसमें यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर भी ला दिया गया, फिर एडिशनल कमिश्नर। फिर अभी जो लास्ट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी 2013-14 में, उसमें अभी यहाँ पे एक कलेक्टर के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर की पोस्ट आ गई और यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की पोस्ट आ गई। तो एज ऑन डेट, और यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे एक एसी में 2118 कुछ पोस्ट टेम्प्रेरी बेस पे दी गई, ताकि इस कैडर की स्टैग्नेशन थोड़ी सी चेंज हो सके, सुपरिटेंडेंट लोग एसी में पहुँच सकें, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। तो अभी एज ऑन डेट ये जो जितनी भी ये आपने ये देख रहे हो जो हिस्ट्री है, इसके बेस पे आज की डेट में जो सिनेरियो है वो इतना टेरिबल सिचुएशन हो गई है एक इंस्पेक्टर कैडर के साथ और सुपरिटेंडेंट कैडर के साथ। सुपरिटेंडेंट कैडर एक्चुअली कोई डायरेक्ट कैडर नहीं है, उसमें इंस्पेक्टर से ही लोग रिक्रूट होते हैं, मतलब प्रमोट होते हैं। रिक्रूटमेंट कैडर इज द फीडर कैडर इज ओनली इंस्पेक्टर फॉर एनी सुपरिटेंडेंट। तो आज की डेट में जितने भी मतलब ग्रेड हैं, जितने भी कैडर हैं CBIC में, उसमें मैं आपको स्थिति एक बताऊंगा क्या हो गई है। लाइक स्टार्ट फ्रॉम LDC, कोई LDC होता है तो उसको तकरीबन 5 प्रमोशन मिलते हैं और वो 30 से 35 साल की सर्विस में सुपरिटेंडेंट रिटायर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई TA होता है तो TA में मतलब सुपरिटेंडेंट रिटायर होता है तो वो भी उसके सीनियर TA, इंस्पेक्टर एंड सुपरिटेंडेंट, तो 3 प्रमोशन है। इसके बाद जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जोन्स इन कंट्री, तो लाइक शिलोंग जोन है और जोन है। इंस्पेक्टर में ऐसी स्थिति आ गई है कि उसको रिटायर होने तक सिर्फ एक ही प्रमोशन मिलता है। फिर इसके बाद आप ऊपर जाओगे तो असिस्टेंट कमिश्नर का जो कैडर है, जहाँ पे इंस्पेक्टर कैडर की ही तरह यंग लड़के आते हैं तैयारी करके एक डिफरेंट एग्ज़ाम की, उसमें क्या है, अगर आप ज्वाइन करोगे 20 से 25 की एज में तो आपको 9 प्रमोशन है। तो इसमें AC to DC, DC to JC, JC to ADC, ADC to मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आप देखोगे तो एक एट ए ग्लांस में ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये, और देखो जो एग्जीक्यूटिव कैडर है, ये ऐसा नहीं है कोई ऐसा कैडर है, एग्जीक्यूटिव कैडर है, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी इनिशिएट करनी होती है इंक्वायरी तो यही होता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही प्रमोशन, अभी हम बताएंगे ये क्यों है, ऐसा क्या है कि भाई ये एक ही प्रमोशन रह रहा है और भाई बाकी सबको तो प्रमोशन मिल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट इंस्पेक्टर के बारे में सोच नहीं रही, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो हम स्टार्ट करेंगे अभी, डिस्पैरिटी। There are 3 टाइप ऑफ डिस्पैरिटी नाउ, 2 से हम सभी वाकिफ़ हैं जनरली। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और पास्ट में जाना चाहूँगा। डिस्पैरिटी की जब बात हो रही है, अपना एक केस के वर्डिक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, राधा श्याम जी की। उसमें क्या हुआ था, आपने देखा होगा, लाइक जब आप तैयारी करते थे तो आप जब सैम्पल पेपर्स पढ़ते थे तो 2003 से पहले की जो रिक्रूटमेंट थी SSC की, डेट वाज ऑन जोनल बेसिस। लाइक वेस्ट का अलग SSC पेपर ले रही है, साउथ का अलग ले रही है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें सपोज करो जैसे SSC वेस्ट का पेपर है, ये SSC साउथ का पेपर है, इसकी कट ऑफ गई 100 नंबर आउट ऑफ 200, ठीक है। इसकी कट ऑफ गई 70 नंबर। तो इसमें क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के, जो व्यक्ति है उसके जिसके 80 नंबर हैं वो जॉब मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे इस वेस्ट जोन में अनफॉर्चुनेटली अगर वो 80 नंबर है तो वो जॉब नहीं मिल रहा। तो ये मैटर कोर्ट में ले जाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 2003 में एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की प्रक्रिया शुरू हुई, जो SSC जो एक नेशनल एग्ज़ाम
नेशनल एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट है, ये नेशनल एग्ज़ाम की ये प्रक्रिया है। इसमें जोन वाइज ख़त्म करके सभी को जो अपना राइट टू इक्वालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन 14 है, राइट टू इक्वालिटी, उसको रखने के लिए ये नेशनल एग्ज़ाम स्कीम सिस्टम चला दिया गया कि इसके बाद कम से कम ये डिस्पैरिटी नहीं होगी कि भाई इसके कम नंबर थे और उसको नौकरी मिल गई, जिसके ज़्यादा मार्क्स थे उसको नहीं मिली। लेकिन इसको ये तो कर दिया, इसके जो बाद का स्टेप था, जो सबसे ज़रूरी स्टेप था, जो कि फर्दर लिटिगेशन करता ही करता है और कर भी रहा है, वो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया। उस टाइम पे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियरिटी लिस्ट, कि जो सीनियरिटी लिस्ट है अभी क्या प्रोसीजर हो गया है सीजीएल में, लाइक सीजीएल है, सीजीएलई से आपका रैंक आता है कुछ भी, तो उसके बेस पे आपको डिपार्टमेंट फिलअप करने पड़ते हैं, कैडर फिलअप करने पड़ते हैं। अभी क्या है, जैसे सपोज सबसे पहली डिस्पैरिटी की जो बात कर रहा हूँ मैं एज ऑन डेट, हम डिस्पैरिटी की बात करेंगे, डिस्पैरिटी अमंग द कैडर्स। CBIC डिपार्टमेंट में देयर आर 3 कैडर्स इन विच एनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैन रिक्रूट। फर्स्ट इज एग्जामिनर कैडर, second is preventive officer cadre, and third is central excise and now CGST inspectors. अभी सबसे पहली जो डिस्पैरिटी है वो क्या है, देखो अगर सपोज करो आई एम फ्रॉम 2014 बैच एंड आई ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट इन 1 मई 2016, तो आई हैव 1758, 1758 मेरा रैंक था, ऑल इंडिया रैंक, जब मेरी ज्वाइनिंग आई। तो हम किसी एक पार्टिकुलर बैच से इसकी बात हम इस डिस्पैरिटी को समझेंगे। जो मैंने एग्ज़ाम दिया नेशनल लेवल का एग्ज़ाम 2014 में, मेरा रैंक था 1758। अभी और भी कुछ फ्रेंड्स थे, जो एक और इंस्पेक्टर ने, एक और लड़के ने इसकी तैयारी करी और उसका रैंक था 6000। यहाँ पे हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो कोई कैटेगरी के नहीं लेंगे, ये ताकि जनरल रहे, तो ये UR कैटेगरी को ही लेके मैं बता रहा हूँ। अभी इनका रैंक था 6000 और इनका रैंक था 1700, मेरा रैंक था 1758। क्योंकि मुझे गुजरात मेरी फैमिली थी या कुछ भी वटेवर, कोई भी रीज़न हो सकता है, मैंने गुजरात ऑप्ट किया, मैंने ये CBIC ऑप्ट किया, और सॉरी सेंट्रल एक्साइज कैडर, मैंने पहले गुजरात की बात नहीं करेंगे, पहले मैंने सेंट्रल एक्साइज ऑप्ट किया। अच्छा, इसका रैंक ज़्यादा था तो इसको ये सेंट्रल एक्साइज कैडर मिल नहीं पाया, तो सारी सीट भर गई, तो इसने क्या किया, ये कर लिया। जनरली एग्जामिनर का रैंक अच्छा होता है, तो सपोज करो इसका रैंक था 1500, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी मैं जो ये 1758 रैंक वाला ऑफिसर था, ये रिक्रूट हुआ, सेम एग्ज़ाम से हुआ। तो जो राइट टू इक्वालिटी और जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, इसमें क्या है, अगर आप वैसे भी देखोगे ह्यूमन उसमें, तो जो पहले जो रैंक था वो पहले प्रमोट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये तीनों कैडर है ना, जो इन तीनों कैडर में नेक्स्ट प्रमोशन है, यहाँ पे अप्रेजर है, इधर सुपरिटेंडेंट प्रिवेंटिव है और इधर सुपरिटेंडेंट CGST है। अभी यहाँ पे जो एग्जामिनर की सीनियरिटी मेंटेन होती है वो जोनल सीनियरिटी है। जोनल इन द सेंस, जैसे मुंबई में है तो मुंबई कैडर करेगा, चेन्नई में है तो चेन्नई कैडर कंट्रोल करेगा। PO की भी जोनल सीनियरिटी है, हमारी भी जोनल सीनियरिटी है, ठीक है। इसके बाद जो सीनियरिटी यहाँ पे अप्रेजर की, यहाँ पे मतलब ऑल इंडिया सीनियरिटी स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग कैडर रहता है लेकिन ऑल इंडिया सीनियरिटी, यहाँ भी ऑल इंडिया सीनियरिटी आ जाती है, यहाँ भी ऑल इंडिया सीनियरिटी। अब दिक्कत क्या है, जो लिटिगेशन पैदा करती है वो क्या है, ये PO कैडर में जो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन किया था, ये 3 साल में सुपरिटेंडेंट बन चुका है, मतलब 2016 से 2019 में ये सुपरिटेंडेंट बन चुका है। अभी जैसे ये सुपरिटेंडेंट बना तो इसके बाद का जो प्रमोशन है, अभी ये तीनों जो फील्ड है ना, ये तीनों फील्ड है, ये तीनों फील्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, तीनों फील्ड कन्वर्ज होती है किसी एक फील्ड, मतलब जो थर्ड प्रमोशन है इन तीनों में से एक होता है, ये होता है अपना असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। तो पहले तो इसमें रेशो भी बहुत गंदा था, 6:1:2 था, तो उसको फिर SP डुडेजा केस के बाद उसको ठीक किया गया। अभी जो इसमें रेशो है वो 13:2:1, मतलब अगर टोटल सीट 16 हैं तो 13 लोग तो वो जाएंगे जो ये सुपरिटेंडेंट वाली लिस्ट में सबसे टॉप पे हैं, उसके बाद फिर 2 लोग ये जाएंगे, उसके बाद ये जाएंगे। लेकिन इससे भी डिस्पैरिटी सोल्व नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैं बताता हूँ आपको। जो ये लड़का 2019 में प्रमोट हुआ था, ये सुपरिटेंडेंट कैडर में इसका लिस्ट में नंबर लग गया यहाँ। अभी मेरा तो इस जितना ही रैंक था, मेरा इससे अच्छा रैंक था, लेकिन मैं सुपरिटेंडेंट में प्रमोट हुआ 2022 में, तो मेरा नंबर तो बट ऑब्वियस इसके बाद ही लगेगा, लेकिन मेरा इससे अच्छा रैंक था। तो
बाद में क्या होगा, बाद में जो मेरे जैसा लोग होगा, जो मतलब जिनको लगेगा कि भाई चलो अभी बन गए, जब एसी बनने की बारी आएगी तो मैं लिटिगेशन करूँगा, मैं केस करूँगा कि भाई ये लड़का मेरे से जूनियर था, मतलब मेरे से रैंक में जूनियर था सेम एग्जाम में, तो हाई कैन ही बिकम असिस्टेंट कमिश्नर, हाउ कैन ही प्रमोटेड टू असिस्टेंट कमिश्नर बिफोर देन मी। तो इस चीज़ की नंबर 1 जो आज की डेट में लिटिगेशन है, पहली लिटिगेशन जो ये आपस में कैडर का वो होने की वजह से है। इसका अभी सॉल्यूशन भी इसका मैं साथ साथ बता देता हूँ, या फिर मैं प्रपोजल में एक साथ बात बताऊँगा। तो अभी दूसरी हम डिस्पैरिटी पे आते हैं, ये कैडर डिस्पैरिटी हो गई है, इंटर कैडर डिस्पैरिटी। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी जो ये सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर्स है ना, क्योंकि देखो कस्टम्स और ये जो एग्जामिनर पीओ का काम है, इनका बहुत ही लिमिटेड काम होता है। इनका क्या है, इनको पोर्ट एरिया खाली संभालना है, इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखना है। जबकि जो सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी ऑफिसर्स है ना, ये फील्ड में काम करते हैं, ये इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैं। ये जो इनके एरिया में, जो इनकी जुरिडिक्शन में कस्टम होता है फॉर्मेशन, उसमें भी यही काम करते हैं। तो इनके पास से डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है और बहुत ज़्यादा ह्यूज टास्क फोर्स है, इनकी मेन फोर्स है। अभी लाइक 16,000 यहाँ पे अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मान लो आप 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है। तो इसमें क्या होगा, जब रिटायरमेंट होगी तो बट ऑब्वियसली इस कैडर में से ज़्यादा होगी। लेकिन जो रिटायरमेंट होके मान लो वो अगर 16 आदमी इसमें से रिटायर हुए, तो वो भी जो ये यहाँ पे जो रिटायर होंगे, जो इसके आदमी थे, तो वो सीट भी इसी रेशियो में बटेगी, मतलब 3 सीट का दोबारा नुकसान हो गया। तो ये लिटिगेशन का सबसे पहला जो इश्यू है वो ये है। अभी मैं दूसरी लिटिगेशन पे आता हूँ। आपको जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर आज की डेट में 2002 में जिसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था वो एग्जामिनर बन चुका है, और 1998 में जिसने पीओ में ज्वाइन किया था वो भी असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका है। एग्जामिनर 2002 एंड पीओ 1998। जबकि सेंट्रल एक्साइज कैडर का 1985 में जिसने ज्वाइन किया वो भी आज तक नहीं बन पाया है असिस्टेंट कमिश्नर। अभी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, जैसे अभी जो सिलेक्शन होता है सीजीएल का, लाइक हमने सबसे पहले तो डिपार्टमेंट की बात आ गई। डिपार्टमेंट का मैंने आपको पिछली डिस्पैरिटी में बताया। इसमें क्या है, इसमें हमारा डिपार्टमेंट खाली, आप सपोज करो हमारा डिपार्टमेंट है, लाइक सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट हमने चूज किया। अभी डिस्पैरिटी कहाँ है, डिस्पैरिटी कहाँ है, सपोज करो मैंने 2012 में ज्वाइन किया इन यूपी, बिकॉज मेरा घर था यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। तो मैंने 2012 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया यूपी में, सेम डिपार्टमेंट, और मेरा रैंक था मान लो एसएससी का 1, मेरा एक रैंक था, और मैंने अपनी मन चाही पसंद, मुझे यूपी में एक ही सीट थी वो मुझे मिल गई। उसके बाद जो मतलब और जो नीचे जिसका 2012 में जिसने ज्वाइन किया, मान लो 2012 में किसी ने भुवनेश्वर में या चेन्नई में कहीं भी फास्ट प्रमोशन, जहाँ आज की डेट में पहला प्रमोशन, उसने ज्वाइन किया यहाँ पे 2014 में, इसने चेन्नई में ज्वाइन किया। 2014 में नहीं, 15 में मान लो आप, 2015 में इसने चेन्नई में ज्वाइन किया, 2012 में मैंने लखनऊ में ज्वाइन किया, या आप इसको कोलकाता ही मान सकते हो, शिलोंग भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो हुआ क्या, ये अभी यहाँ की जो मतलब एक बार सिलेक्शन होने के बाद सभी अपने अपनी स्टेट चुन लेते हैं, स्टेट इन द सेंस कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। तो जितनी भी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं उनकी सबकी, जैसा मैंने पिछली बार बताया था पिछले उसमें, सबकी अलग अलग सीनियरिटी लिस्ट है। इतना सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि आज की डेट में अपने पास सिर्फ सेंट्रल एक्साइज में 22 सीनियरिटी लिस्ट हो गई है, 22 कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ की। उसमें क्या होता है फिर, देखो ये जो जोनल प्रमोशन है ना, ये इसमें अभी यहाँ पे चेन्नई में सीट थी, यहाँ पे सब प्रमोट हो गए थे, तो ये 15 बैच वाला लड़का यहाँ पे सुपरिटेंडेंट बन गया। यहाँ पे सीट ही नहीं बन रही, तो यहाँ पे 12 वाला भी आज तक हुआ है। 12 वाला तो मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे मतलब 5 वाला 2005 वाला भी इंस्पेक्टर जो रिक्रूट हुआ था 2005 में जिसने ज्वाइन किया था, आज की डेट में सेम डिपार्टमेंट में वो सुपरिटेंडेंट तक भी नहीं बना है। जबकि 2017 में जिसने ज्वाइन किया था वो लड़का भी सुपरिटेंडेंट बन चुका है, डिपेंड अपॉन जोन। अच्छा, अभी जोन का देखो, जोन का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जोन की भाई इसमें हमेशा फास्ट प्रमोशन रहेगा, इसमें हमेशा स्लो प्रमोशन रहेगा, ऐसा नहीं है। जोन एक छोटा सा जोन है, उसमें एक साइकिल चलती रहती है। आज की डेट में जहाँ फास्ट प्रमोशन है, सभी वहाँ पे जब सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे फास्ट जल्दी, तो उनको जब एसी बनने में टाइम लगेगा। एक्चुअली आज की डेट में तो जो मैं लास्ट में बताऊँगा, एसी हम बन ही नहीं पाएंगे अगर यही सिचुएशन रही।
तो उनको जब सारे सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे तो उनको एसी बनने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पे फिर प्रमोशन रुक जाएगा। जब सुपरिटेंडेंट की सीट खाली होंगी तभी तो इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट बनेगा ना। जैसे शिलोंग जोन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शिलोंग जोन में 2002 से पहले जो इंस्पेक्टर रिक्रूट हुआ था वो एडीसी तक रैंक तक गया था 2002 से पहले, लेकिन उसके बाद इतना गंदा स्टैग्नेशन वहाँ पे आ गया जोन की वजह से, क्योंकि सब सुपरिटेंडेंट बन गए। तो आज 2003 में जो इंस्पेक्टर रिक्रूट किया था वो आज तक यहाँ इंस्पेक्टर ही है, क्योंकि ऊपर की सीट ही खाली नहीं हो रही। ऊपर की सीट खाली होगी तभी तो ये जाएगा। तो ये सबसे बड़ी डिस्पैरिटी यही है। दो डिस्पैरिटी अपनी है। अभी अपन को बात करनी है कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। इस जो सिनेरियो है ये हमने सारी प्रॉब्लम भी बता दी, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी भी बता दी, सब बता दिया। तो इसको हम ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज एसोसिएशन बहुत समय से लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी हम इसमें लगे हैं, बहुत समय से लगी हुई है। तो इसको ठीक करने का जो सॉल्यूशन हमने, जो ड्राफ्ट हमने दिया है उसमें बहुत सारी बात DGHRD ने ऑलरेडी मान ली हैं। जो बोर्ड ने अभी देखो हमने सजेशन दिए, फिर उसके बाद 2018 में बोर्ड ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल शेयर किया DGHRD ने, जिसमें हमने कुछ प्रपोजल दिए थे, उनको मान भी लिया गया है, लेकिन वो एनफ नहीं है स्टैग्नेशन ख़त्म करने के लिए। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या हमारे प्रपोजल थे और क्या हम और ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्या हम और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये एटलीस्ट आप हमें दो, ताकि एक कैडर के, हमारे कैडर के भी थोड़े से प्रमोशनल एस्पेक्ट खुले। हमने क्या कैडर दिया? पहला जो इशू था अपना कैडर सीनियरिटी, इंटर कैडर सीनियरिटी, मतलब एग्जामिनर, PO एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। हमने क्या किया कि इन तीनों कैडर को मर्ज कर दिया जाए। इन तीनों कैडर को हर बैच वाइज मर्ज कर दिया जाए। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे जो बोर्ड ने ड्राफ्ट में दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि इंस्पेक्टर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ। तो ये नाम दिया, इसको मर्ज करके नाम। इससे मर्ज करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो सेम बैच के नंबर होंगे ना, सेम बैच का जो इसमें ऑफिसर्स होंगे, तो उनमें डिस्पैरिटी एटलीस्ट नहीं होगी। अगर एग्जामिनर का रैंक भाई 5 है और एक्साइज का रैंक 1 है, देखो ज़रूरी नहीं ना कि हमेशा एग्जामिनर का रैंक सेम बैच में मतलब ऊपर ही मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। जिसका 1 रैंक है वो भी सेंट्रल एक्साइज ले सकता है, डिपेंड अपॉन हिज रिक्वायरमेंट। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर हमेशा ऊपर ही रहेगा, कुछ भी रैंक है। अगर सेंट्रल एक्साइज का रैंक 1 है, अगर इसका PO का रैंक 7 है ऑल इंडिया रैंक, और इसका रैंक 5 है, तो भाई ये प्रमोट नहीं होगा। पहले ये मर्ज होगा, फिर इसमें से पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो इससे ये एक तरह की जो लिटिगेशन आगे जाके राइज होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अभी दूसरी डिस्पैरिटी पे हम आते हैं, जो रीजनल डिस्पैरिटी की बात की थी, जिसमें सभी CCAs में अलग अलग सीनियरिटी लिस्ट है। उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है ऑल इंडिया सीनियरिटी। मर्जर वाला प्रपोजल बोर्ड ऑलरेडी दे चुका है, ये प्रपोजल भी बोर्ड हमारा एक्सेप्ट कर चुका है। इसमें हमने क्या बोला कि इसमें आप एक SSC जो एग्ज़ाम लेता है, आप एक बात बताइए, SSC ने एग्ज़ाम लिया, SSC ने 50 लोग 10 CCA को दिए, फॉर एग्जांपल 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ। अभी SSC के एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आती है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तो उसका ऑलरेडी सीरियल ऑर्डर में रहता है कि भाई पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो हम अगर सोचें, इसको हम इंटरप्रेट करें कि देयर इज़ ऑलरेडी ए सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स विद SSC एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। अभी यहाँ अलग सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, यहाँ अलग बनेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप एक तो मैन पावर वेस्ट कर रहे हो इतनी, वहाँ पे भी मैन पावर लग रही है, यहाँ भी मैन पावर लग रही है। 22 जगह पे CC हैं, सब जगह मैन पावर वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा जो ये लिस्ट है इसी को उठाओ, सीधा ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट बनाओ। और इससे क्या होगा, जो ये रीजनल डिस्पैरिटी हो रही है, रीजनल डिस्पैरिटी जो हो रही है वो इससे कम हो जाएगी। अभी इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऑल इंडिया सीनियरिटी और रीजनल डिस्पैरिटी की बात नहीं है, पहले भी नहीं चली, इसमें ये बहुत समय से चलती आ रही हैं बातें। लेकिन इसमें जो इसके बीच में ऑब्स्टेकल है, इसके बीच में ऑब्स्टेकल है, वो ऑब्स्टेकल क्या है, हमारी ग्रीड। अभी क्या है, देखो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा इसमें। मतलब कोई भी, पहली बात तो हम जो हमारी सोच है, हमने सोच कर रखी है वो बहुत छोटी, बहुत लिमिटेड सोच कर रखी है कि हमें तो बस सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन दिख रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे जोन है जहाँ पहले बहुत गंदा प्रमोशन था और अभी बहुत ठीक प्रमोशन हुआ है, लेकिन आप भी ये बात मानो कि वो प्रमोशन ठीक नहीं रहेगा पूरी उम्र, वो फिर गंदा हो जाएगा।
ठीक है। इसमें क्या है, लोग सोच रहे हैं जो पहले भी ऑल इंडिया सीनियरिटी की आवाज़ उठी, लाइक मैं खुद गुजरात जोन में पोस्टेड हूँ, गुजरात जोन इज़ वन ऑफ द वडोदरा कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, वन ऑफ द बेस्ट इन प्रमोशनल एस्पेक्ट्स। तो इसमें क्या है, लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, जैसे पहले प्रपोजल गया तो भाई वडोदरा से मना कर दिया किसी ने, फॉर एग्जांपल, ये मतलब एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, मान लो फिर भुवनेश्वर से मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं चाहते, हमारे तो यहाँ अच्छा है। भाई क्या अच्छा है, आप मुझे बताओ क्या अच्छा है? एक प्रमोशन अच्छा है ना बस खाली, उसके बाद क्या हुआ? आप एक बात बताओ, आप 2017 में मानो सुपरिटेंडेंट बन भी गए और मैं 2022 में बना, ठीक है, जबकि हम दोनों सेम बैच से थे, मेरा रैंक ऊपर था, आपका नीचे था, तो सुपरिटेंडेंट तो आप बन गए भाई। जब आप लेकिन एसी बनने का आपका नंबर आएगा तो क्या होगा? लिटिगेशन होगा। कोई भी आदमी लिटिगेशन करेगा कि मुझे 10 साल की सर्विस हो गई है सेम डिपार्टमेंट में और मैं तो अभी तक कोई सुपरिटेंडेंट भी नहीं बना हूँ और आप इसको एसी कैसे बना सकते हो? तो इस लिटिगेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, हमें ये सोचना है। ये संगठन का काम है। देखो, जब कोई भी चेंज आता है ना, कोई भी बहुत बड़ा चेंज आता है तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस सबको करना पड़ेगा। अभी मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, जो मज़े की बात है वो देखना आप। ये ए जोन है, यहाँ पे फास्ट प्रमोशन है, ठीक है। इस जोन का आदमी, अच्छा अभी आईसीटी को भी मैं इसमें को रिलेट करता हूँ, जो कि बहुत ही इमोशनल इश्यू हो गया है। और ये आईसीटी सबको पता है क्यों बंद है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकमिंग्स हो गई हैं आईसीटी की, और जिसके उससे जो दिल्ली जोन में लाइक जो डायरेक्ट रिक्रूटरीज आते थे उनके प्रमोशन में फ़र्क पड़ रहा है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न, और रिक्रूटमेंट रूल एंड और अदर भी कुछ रीजंस हैं। तो अभी देखो, अभी आप मुझे की बात देखो, ये आदमी कह रहा है कि मैं अपना प्रमोशन नहीं छोड़ूंगा, मैं ऑल इंडिया सीनियरिटी नहीं करूंगा, क्योंकि ऑल इंडिया सीनियरिटी होगी तो जो और आदमी हैं जिनका 15 साल से नहीं हुआ है वो तो यहाँ घुस जाएंगे, तो मेरा तो प्रमोशन रुक जाएगा। और यही आदमी कह रहा है कि जो दिल्ली वाले बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ कोई नहीं घुसना चाहिए, यही आदमी कह रहा है दिल्ली वाले गलत हैं, मैं यहाँ जाऊँगा। भाई आप एक बताओ, अगर आप यहाँ पे अपनी जगह अड़ रहे हो तो फिर तो ये भी ठीक है दिल्ली वाला, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि वी नीड आईसीटी और पेरेंट्स आर देयर? नहीं, आप सेक्रीफाइस करोगे तब किसी से आप बोलोगे सेक्रीफाइस कर, ठीक है। अगर ऐसे ही सभी सेल्फ इंटरेस्ट में सोचते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। जो आज की डेट में जितने भी एसी बने हैं अपने डिपार्टमेंट में प्रमोटी, वो सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट थी वो जोनल थी, तो उनकी लिटिगेशन नहीं है। लेकिन 2003 के बाद अगर ये जोनल सीनियरिटी लिस्ट का कॉन्सेप्ट चलता रहा, ये अलग अलग कैडर का कॉन्सेप्ट चलता रहा, लाइक एग्जामिनर प्रिवेंटिव, तो मैं लिख के दे सकता हूँ 2003 के बाद का ज्वाइन किया इंस्पेक्टर, जो कि नेशनल लेवल एग्जाम से ज्वाइन किया है, एक भी आदमी कभी भी एसी नहीं बन पाएगा। लिटिगेशन है भाई, क्या करेगा बोर्ड? आप बोर्ड को बोलोगे लिटिगेशन है, लिटिगेशन को तो आप नहीं हटा सकते ना भाई। बोर्ड प्रमोशन करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन लिटिगेशन सरकार के जो कोर्ट का ऑर्डर उसके खिलाफ कैसे जाएगा, उसके डिफेंस कैसे करेगा? तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। और ये कब हटेगी? जब आप थोड़ा सेक्रीफाइस करोगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें जो तीसरी डिस्पैरिटी की हमने बात की थी, वो तीसरी डिस्पैरिटी क्या है? टैक्स पेयर बेस। जो अभी हमारा प्रपोजल है, जो मैंने बताया कि कुछ चीज़ें बोर्ड ने जो DGHRD डाली हैं, कुछ चीज़ें मतलब उस दिशा में नहीं हुई हैं जिस दिशा में प्रमोशन बढ़ेगा। तो वो अभी हमारी क्या डिमांड है, हमारी क्या राय है, वो हम आपको बताएंगे। पहला तो ये, आज के बाद जब से GST आया है तो आपको पता है ई ऑफिस आ चुका है, कस्टम वर्क मोस्टली ख़त्म हो गया है, रेंजेस से, सब जगह से, अपने डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो अभी, एंड वन मोर थिंग, व्हाई दिस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इज स्पेशल, दैट थिंग आई वांट टू टेल यू। अभी क्या है, सब चेंज हो गया है। अभी लीगेसी और ये जो पुराने, जैसे जो जितने भी पुराने टैक्स हैं, अभी सबके लिए एक नया टैक्स आ गया है जिसको है GST। तो ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हमें GST के फंक्शंस को, GSTs की मोड्यूल्स ऑपरेंडी, GSTs में मतलब क्या क्या मेथडोलॉजी है, क्या क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग है, क्या ट्रेड एक्सपेक्ट करता है, क्या गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है, ये सब चीज़ें नए टैक्स के हिसाब से हमें करनी है। डेट्स वाई दिस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी स्पेशल। अभी देखो,
सबसे ज़रूरी क्या है, अच्छा टैक्स पेयर बेस एक फैक्टर होना चाहिए। अभी आज की स्थिति में, आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो, जैसे मैंने बताया आपको 22 कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आज की डेट में जितने भी मान लो कहीं पे 1 लाख टैक्स पेयर हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ कुछ और है, सुप्रीम इंस्पेक्टर की, सुप्रीडेंट की कुछ और है, तो पर यूनिट पर इंस्पेक्टर के अगर हम टैक्स पेयर देखेंगे ना कि हर एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी में एक इंस्पेक्टर के ऊपर कितने टैक्स पेयर है, तो वो उसमें भी बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। लाइक सबसे जो वर्स्ट मैं बात करना चाहूँगा, लाइक जो लखनऊ है, लखनऊ के जो आज की डेट में टैक्स पेयर बढ़ गए। अभी देखो जीएसटी आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में ड्यूटी आ गई है, और भाई जैसे टेक्सटाइल में आ गई है, तो सूरत में एकदम से टैक्स पेयर बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे ही बहुत जगह फेरबदल हुआ है टैक्स पेयर में। डेट्स वाई दिस कैडर इज इम्पोर्टेंट। अभी लखनऊ में पर इंस्पेक्टर जो टैक्स पेयर्स हैं वो है 585, मतलब एक इंस्पेक्टर इतने टैक्स पेयर को हैंडल कर रहा है। उसके बाद लाइक राजस्थान है, राजस्थान में एक इंस्पेक्टर 501 टैक्स पेयर को हैंडल कर रहा है। वहीं फिर दिल्ली है, दिल्ली में एक इंस्पेक्टर 219 को हैंडल कर रहा है। वहीं फिर वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर 123 को हैंडल कर रहा है। तो आपको इस पैरिटी को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। अभी देखो फास्ट प्रमोशनल जोन्स तो सेक्रीफाइस करेंगे ही, उनको तो करना ही है, सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। भाई अभी ये कहाँ से, मतलब क्या होगा, मतलब ये यूनिक होना चाहिए, ये एक फैक्टर होना चाहिए कि भाई एक इंस्पेक्टर भी इतने टैक्स पेयर रहेंगे वेर एवर ही इज पोस्टेड, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी स्पेशल स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल लिमिट है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। मैं ये इन जनरल की बात कर रहा हूँ। अभी दूसरी चीज़ जो हमारी डिमांड है, जो बोर्ड ने, मैंने आपको बताया कि बोर्ड ने मर्जर प्रपोज कर दिया है, और बोर्ड ने हमारी, अच्छा अभी इसके लिए हमने एक और प्रपोजल दिया, कि एक और एट्रीब्यूट है जो प्रमोशन के बीच में आता है, वो मैं बताना भूल गया, वो है यूपीएससी का एट्रीब्यूट। अभी क्या होता है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, ये ग्रुप ए पोस्ट है, तो इसमें यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूट आते हैं और एक थ्रू प्रमोशन आते हैं। अभी दिक्कत क्या है, जो प्रमोशन से आने वाला फीडर कैडर वो बहुत बड़ा है, सुप्रीडेंट बहुत, मतलब 20,000 का मान के चलो, ठीक है। तो अगर मान लो 50-50 रेशो है भी, आज की डेट में अगर 50-50 भी रेशो है और 100 सीट यूपीएससी ने आईआरएस, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में निकालनी है, तो यहाँ तो 50 ही आई ना। अब 50 में 20,000 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हमने डिमांड की कि आप हमारी एक अलग सर्विस बनाओ, हमें यूपीएससी के एट्रीब्यूट से, डायरेक्ट प्रमोटी की सीट से हमें कोई लेना देना नहीं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है नया, ये सीएसएस में है, ये अपना आईएफएस में है, इंडियन फोर्स सर्विस चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी फ्रॉम इनिशिएशन टू लास्ट एक ब्रांच बी सर्विस की हमने मांग की है, जिसमें लाइक इंस्पेक्टर ब्रांच बी, फिर ब्रांच बी सुपरिटेंडेंट, ये 4600 4800 ग्रेड पे चलता रहेगा। फिर ब्रांच बी असिस्टेंट कमिश्नर, ब्रांच बी डेप्यूटी कमिश्नर, ब्रांच बी ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है। इसके बाद एडीसी लेवल पे हम बोल रहे हैं कि जो एक, अच्छा एक ये सर्विस हमारी ब्रांच बी होगी, और एक और सर्विस जो यूपीएससी जो अपना है, जो अभी चल रही है, वो अपना वो है ही एसी, डीसी, जेसी, एडीसी, जेसी। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ जेसी तक हमारी एक अलग सर्विस बनाओ, ताकि एटलीस्ट यार 5 प्रमोशन मिले आदमी को, एटलीस्ट कोई और एट्रीब्यूट बीच में ना आए, किसी की मतलब किसी का रेशो बीच में ना आए। तो इसमें क्या होगा, जेसी तक अगर हम अगली अपने अलग सर्विस रहेंगे तो इसके अलग रिक्रूटमेंट रूल बनेंगे, अलग इसमें सीट आएंगी। तो इन सीटों से जो यूपीएससी देती है, इनसे कोई लेना देना नहीं हो, और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टैग्नेशन नहीं खत्म हो पाएगा। अच्छा, तो भाई बोर्ड ने ये प्रपोजल भी हमारा मान लिया कि ठीक है चलो आपकी ब्रांच भी सर्विस बनाते हैं। अभी जो कंटेंशन क्या है, कंटेंशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो सीट जो है सो है, यही इंस्पेक्टर टू सुपरिटेंडेंट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज ए टाइमली प्रॉब्लम। लाइक कहीं पे अभी अच्छा है, कहीं पे खराब है। वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज फ्रॉम ग्रुप बी, कैडर बी टू कैडर ए। अभी जो एज ऑन डेट जो बोर्ड ने ये बना तो दिया है, ये प्रपोजल भी दे दिया है, लेकिन जो सीट्स हैं, जो सीट्स अभी भाई ये सर्विस बनाने से क्या होगा, यहाँ पे सीट भी आपको देनी पड़ेंगी ना इन 2 कैटेगरी में, डीसी और एसी में, डीसी और जेसी में, तभी तो लोग पहुँचेंगे। अभी एज ऑन डेट जो बोर्ड ने प्रपोज किया है, बोर्ड ने प्रपोज सिर्फ यहाँ पे लाइक जेसी में हमारी ब्रांच बी के लिए 80 सीटें प्रपोज की हैं। अभी आप देख लो 80 लोग मतलब सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर बन पाएंगे, कितने में से, जो 20,000 लोग जो सुपरिटेंडेंट है। ऐसे ही डीसी में
सिर्फ 350 सीटें दी हैं। तो ये these number of seats are problem. तो these seats can be increased and that we are proposing it should be in thousands at least. The number of DCs and ACs should be 9,000 and that number of JCs should be at least 3500 to remove the stagnation. नहीं तो इसमें कुछ हो नहीं पाएगा stagnation, इसका बिना उसके चेंज ही नहीं हो पाएगा इसका। तो ये प्रपोजल ऑलरेडी बोर्ड ने दिया है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ सीट्स को हमें बोलना है कि आप इंक्रीज़ करो। मर्जर का प्रपोजल ऑलरेडी बोर्ड ने दिया गया है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर ये ब्रांच भी सर्विस बनती है तो सीनियरिटी का क्या होगा? भाई जो लोग अभी सुपरिटेंडेंट, अभी मान लो कोई 2003 का लोग इंस्पेक्टर है और कोई 2017 में ज्वाइन किया, वो तो सुपरिटेंडेंट बन चुका है। तो आज आप जब ब्रांच भी सर्विस बनाओगे तो इसको कैसे आप इनको सेट करोगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिटिगेशन में है। ये होएगा सेट, ऐसा नहीं है कि ये सेट नहीं होगा, ये ज़रूर होगा सेट। इसमें मैं बताता हूँ आपको ये कैसे सेट होंगे। जब भी कोई बड़ा चेंज आता है तो एक ट्रांजिशनल प्रोविज़न, वन टाइम रिलैक्सेशन टाइप हमें देना पड़ता है। तो इसमें भी हम जो जितने भी मतलब ऑल इंडिया सीनियरिटी फिक्स करके जितने भी सुपरिटेंडेंट हैं उनको, जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं जो पुराने बाकी हैं ये हैं, उनको वन टाइम रिलैक्सेशन देंगे। अच्छा, फिर बात आती है कि भाई चलो आज 2021 में अगर सबको दे भी दिया रिलैक्सेशन, फिर भी ये तो 2021 में सुपरिटेंडेंट बना 3 वाला और ये सुपरिटेंडेंट बन रखा है 2017 में, ये तो फिर भी ऊपर हो गया इससे। इसका भी सोल्यूशन है। इसका क्या सोल्यूशन है? एक चीज़ है बेस कैडर सीनियरिटी। ये क्या है? अभी देखो ये आदमी 2003 से 21 में बना है, तो ये ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, ये पहले बन चुका है क्योंकि जोनल सीनियरिटी अच्छी थी। अभी लिटिगेशन हम कह रहे हैं कि भाई ये तो फिर लिटिगेशन करेगा क्योंकि एसी में तो इसका नंबर फिर पहले आ जाएगा क्योंकि ये 2017 में बना नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि जब ये प्रमोशन आता है एसी का, देखो अभी इसको तो हम हटा नहीं सकते सीनियरिटी के टाइम पे क्योंकि ये तो पहले बन चुका है, ना हम औरों को हटा सकते जो इनसे नए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब एसी का प्रमोशन आएगा, जब भी एसी का प्रमोशन आएगा, पॉलिसी हमें इस ब्रांच बी सर्विस की ऐसी बनानी पड़ेगी रिक्रूटमेंट कि जो एसी का प्रमोशन आएगा इसमें जो सीनियरिटी होगी वो होगी बेस कैडर से काउंट, मतलब इंस्पेक्टर कैडर से काउंट। इससे क्या होगा? जो व्यक्ति पहले सुपरिटेंडेंट बन गया, जिस व्यक्ति के साथ 2003 में लगा था, जिसके साथ ऑलरेडी ज्यादती हो चुकी है, उसके साथ जब वो ग्रुप ए में जाएगा जो कि एक ऑर्गेनाइज सर्विस है, तब उसके साथ वो ज्यादती नहीं होगी, तब उसके साथ ये भेदभाव नहीं होगा, तो वो लिटिगेशन नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप इसको बनाओगे तो फिर तो लिटिगेशन होना ही है। तो हमें ये सारे एस्पेक्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है, और जिससे कि लिटिगेशन ख़त्म हो पाए। सबसे जो ज़रूरी, जो बाधा है सबसे बड़ा, वो लिटिगेशन ही है हमारे बीच में, ठीक है। और आप सबको जो स्पेशली जो फास्ट प्रमोशन जोन है, जिनको भी कुछ भी इसमें इल्यूजन है, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। aicia.com पे हमारी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और आपसे यही एक निवेदन है कि देखो, कोई गांधी जी को हम याद करेंगे इस समय पे कि अगर आपको कोई बड़ा बदलाव लाना है, अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में बड़ा बदलाव लाना है, तो पहले खुद एक बदलाव बनो, ठीक है। जब आप खुद एक बदलाव बनोगे, जब आप खुद कुछ बियर करोगे, खुद कुछ सेक्रीफाइस करोगे, तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम मैंने बता दी है, 2003 से पहले के जो बन गए, आगे कोई भी लिटिगेशन, आने वाली लिटिगेशन की वजह से कोई बन नहीं पाएगा। तो इसके साथ ही मैं बस ख़त्म करना चाहूँगा। तो बस एक लास्ट 2 लाइन का बोलूँगा, मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर योर टू वांट टुडे, इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट टुडे, द थिंग टुडे यू वांट बिकम ए सेक्रीफाइस। सो प्लीज़ अपने अपने जो आसपास आपके ऑफिसर्स हैं उनको सेंसिटाइज किए, और अपने अपने CCA को, ऑल इंडिया बॉडी का प्रपोजल जो भी 2-3 दिन में आ जाएगा, उसको आप अपने CCO को बोलो, उसको आप उसी लाइन पे प्रपोजल दो और बोलो कि वी आर रेडी फॉर ए चेंज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।